हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स हैं, परीक्षा में बार बार पूछे गए यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आप लोगों को बताऊँगा सारे ही इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्त लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र यानी देश का सबसे बड़ा जो बायोगैस संयंत्र है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? तो ये भदभदा भोपाल में स्थापित है दोस्तों। जो देश का सबसे बड़ा जो बायोगैस संयंत्र जो कि कहाँ पर स्थापित है? तो ये भदभदा भोपाल में स्थापित है, याद रखिएगा। और जो टेकारी कहाँ पर स्थापित है? तो ये जबलपुर के समीप। और महूगंज जो रीवा में। और पंचनानपुर जो है वो पंचनानपुर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये खंडवा में स्थित है, याद रखिएगा। जितने भी मैं आप लोगों को कुछ बातें यानी कुछ फैक्ट्स बताऊंगा तो आप लोग सभी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो मध्य प्रदेश में जो बुक बैंक योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? कि विषय संबंधित जो पुस्तकों का विभाग में बढ़ोतरी, संवर्धन, आगामी वर्षों में संदर्भ पुस्तकों का समावेश करना, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों का उपलब्ध कराकर छात्रों तक के जो लाभ पहुंचाना है, बुक बैंक योजना का कार्य है। क्या है इसका कार्य? इस बुक बैंक योजना का जो मुख्य कार्य क्या है? जो पुस्तकों का विभाग में जो है बढ़ोतरी, संवर्धन, आगामी वर्षों में संदर्भ पुस्तकों का समावेश करना, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों को उपलब्ध कराकर छात्रों को लाभ पहुंचाना दोस्तों बुक बैंक योजना का कार्य। और ये कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी? तो इंदौर से की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन स्थान कौन सा नहीं है? निम्न में से अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन गुफाओं में जो पर्यटन स्थान है दोस्तों कौन से नहीं है? तो ये जो मांडू है, मांडू की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ये पर्यटन स्थल है। क्या है? ये एक प्रकार का पर्यटन स्थल है। और किस जिले में आता है ये मांडू? तो ये धार जिले में आता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और बाघ की गुफा है। बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो जो बाघ की गुफाएं हैं ये धार जिले में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये बाघ की गुफाएं जो है धार जिले में स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और बाघिन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? बाघिन नदी के तट पर स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये विदिशा जिले में, यानी जो उदयगिरी की गुफाएं है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये विदिशा जिले में स्थित है। और ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? नेक्स्ट देखते हैं कबरा की गुफाएं। कबरा की गुफाएं की अगर हम लोग बात करें तो ये राजगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये राजगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ का किला कहाँ है? यानी जो बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? तो जो बांधवगढ़ का किला है इस किले की अगर हम लोग बात करें तो ये कटनी और बिलासपुर रेल मार्ग पर स्थित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ये पूछे कि किस ज़िले में स्थित है तो आप कहाँ बताओगे? उमरिया ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। बांधवगढ़ का जो किला है उमरिया ज़िले में स्थित है। और इसके बारे में ये उमरिया ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। और 14वीं शताब्दी में जो है 14वीं शताब्दी में जो है बघेल शासक बघेल शासक कौन थे दोस्तों? बघेल शासक व्याघ्र देव ने जो है उमरिया ज़िले में जो है बांधवगढ़ किले का जो है निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इस दुर्ग में
अगर हम लोग बात करें ये जो बांधवगढ़ दुर्ग है इसमें जैसे कि सागर कुंड, शेष शाही तालाब, विष्णु भगवान का जो मंदिर भी स्थित है दोस्तों, और राम लक्ष्मण सीता का भी मंदिर है बांधवगढ़ दुर्ग में। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़े लिखने में जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में नाटक कला एकेडमी जो है कहाँ पर स्थापित है? या जो मध्य प्रदेश में जो नाटक कला जो एकेडमी है ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये उज्जैन में स्थापित है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? यानी जो हिंदी काव्य में छायावाद के जो प्रवर्तक कवि है वो कौन माने जाते हैं? तो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का जो वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? यानी जो उत्तर पूर्वी रेलवे का जो वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना जो है वो रेल मार्ग स्थित है? यानी कितना परसेंट जो है वो रेल मार्ग स्थित है मध्य प्रदेश में? तो ये 12.9%। कितना है? 12.9% जो है वो रेल मार्ग स्थित है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार की नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो मालवा के पठार की जो है वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो हम लोग बात करेंगे जैसे कि क्षिप्रा हो गई, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी। याद रखिएगा। और कभी कभी आपको जो है काली हटाकर जो है वो सिंध भी दे सकता है, तो आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मालवा के पठार से जो बहती है? तो ये क्षिप्रा, चंबल और काली सिंध। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और मालवा के पठार की जो है चोटियाँ भी हैं, जैसे कि सिगार चोटी, सिंगार चोटी, जना पाव चोटी, सिंगार चोटी, जना पाव चोटी, दहजारी चोटी, दहजारी चोटी, और एक गोमनपुर चोटी भी है। कौन सी है? गोमनपुर चोटी भी है। तो याद रखिएगा। और इन चोटियों की ऊंचाइयों की अगर हम लोग बात करें, जैसे सिगार चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 881 मीटर जो है सिगार चोटी की ऊंचाई है। और जना पाव चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 854 मीटर जो है जना पाव चोटी की ऊंचाई है, 854 मीटर। और धजारी चोटी की ऊंचाई जो है 810 मीटर है। और 510 मीटर जो है वो गोमनपुर चोटी की ऊंचाई है। याद रखिएगा 510 मीटर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मालवा का जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? यानी जो मालवा के पठार की जो औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 500 मीटर है। याद रखिएगा कितनी है? 500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बरना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? यानी बरना नदी की नहरों से जो है वो किस जिले में जो है वो सिंचाई की जाती है? तो ये रायसेन जिले में सिंचाई की जाती है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जो रायसेन जिले का जो कुमरा गांव है, यानी जो रायसेन जिले में जो कुमरा गांव है, यहाँ से जो है बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। याद रखिएगा बेतवा नदी का जो है उद्गम हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? यानी बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई योजना का क्या नाम है? तो ये हलाली योजना है। याद रखिएगा कौन सी योजना है? हलाली नहर है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? यानी जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो सबसे बड़ी जो है भील है। याद रखिएगा। गोंड जो है गलत है। याद रखिएगा गोंड जो है वो सेकंड नंबर पे है।
पहले नंबर पे है भील और सेकंड नंबर पे है गोंड और थर्ड नंबर पे आ जाएगी कोल जनजाति। थर्ड नंबर पे आ जाएगी कोल जनजाति और चौथे नंबर पे आ जाएगी सहरिया जनजाति। याद रखिएगा। सॉरी, मैं आप लोगों को बता दूं, जो चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे कोरकू जनजाति है। कौन सी है? कोरकू जनजाति है। और पांचवें नंबर पे सहरिया जनजाति है। याद रखिएगा, ठीक है। पांचवें नंबर पे सहरिया जनजाति जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन के साथ में जो फैक्ट्स बताता हूँ तो आप लोगों से ध्यान से सुना करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ मिस, और कभी कभी कुछ मैं सही बता देता हूँ, तो उसमें क्या आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हो, ठीक है। तो पहले पॉइंट्स को अच्छे से सुन लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? यानी जो कर्क रेखा है ये जो मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है, तो ये मध्य भाग से गुजरती है। लेकिन आपको ये पूछ ले कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, तो ये 14 ज़िलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। लेकिन आपको भारत के कितने स्टेट से गुजरती है ये कर्क रेखा, तो क्या बताओगे? 8 राज्यों से गुजरती है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? यानी जो राष्ट्रीय रामलीला जो मेला है मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है वो आयोजित किया जाता है? तो ये भोपाल जिले में जो है वो आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा। और शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें तो जो शिवपुरी है मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी है शिवपुरी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। और बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो बालाघाट ज़िले में जो है यहाँ पे मैंगनीज और तांबे का जो है बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन होता है बालाघाट ज़िले में। और यहाँ का जो चिन्नौर चावल है, यहाँ का जो चिन्नौर चावल है इसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता है। यानी जो भोपाल ट्रेजेडी नामक के पुस्तक के जो रचयिता कौन है, तो एम अरुण सुब्रमण्यम है। और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये भोपाल में हुई थी। याद रखिएगा, कहाँ पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। और ये किस दिन हुई थी? 2 से 3 दिसंबर की नाइट में हुई थी। याद रखिएगा, 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई थी दोस्तों। और ये 1984 की घटना है। कब की घटना है? 1984 की घटना है। और इस समय जो मुख्यमंत्री कौन थे? इस समय जो मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मुल्ताई है। याद रखिएगा। और ये जो मुल्ताई से जो है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हुआ है, और जो मुल्ताई है ये बैतूल ज़िले में आता है। कहाँ पर आता है? बैतूल ज़िले में आता है। याद रखिएगा। और बैतूल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो बैतूल ज़िले का जो घोड़ा डोंगरी है, यहाँ से घोड़ा डोंगरी जो है इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है मध्य प्रदेश का जंगल सत्याग्रह संबंधित है। इससे घोड़ा डोंगरी से जंगल सत्याग्रह संबंधित है। और ये जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था उससे प्रेरित है ये जंगल सत्याग्रह, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। याद रखिएगा, ठीक है। और अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है नर्मदा नदी और सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल हुआ है अमरकंटक से। जनापाव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल हुआ है। याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो जनापाव चोटी है ये मालवा के पठार की चोटी है। याद रखिएगा, जनापाव चोटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। खरमोर पक्षी के लिए विख्यात जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये सैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है? निम्नलिखित में से जो
कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है? तो अगर हम लोग बात करें अम्लाई, जो कि कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है, राइट है ये। भीमबेटिका मैंगनीज, जबकि भीमबेटिका जो है एक शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। और ये पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये रायसेन जिले में आता है। ठीक है, रायसेन जिले में आता है। और इसे जो भीमबेटिका है, इसे यूनेस्को साइट्स में भी शामिल कर लिया गया है। इसे यूनेस्को साइट्स में भी शामिल कर लिया गया है। तो कब किया गया है? 2003 में। याद रखिएगा कब शामिल किया गया यूनेस्को साइट्स में? तो 2003 में इसे शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और मैंगनीज जो है बालाघाट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मैंगनीज जो है बालाघाट में पाया जाता है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है, यानी जो बी ऑप्शन है, वो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और जो मझगांव, मझगांव की अगर हम लोग बात करें तो हीरे का जो उत्पादन है ये मझगांव से ही होता है। और जो ये मझगांव जो है ये पन्ना ज़िले में आता है, याद रखिएगा। बेलाडीला, बेलाडीला की जो खानें हैं ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जानी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो इसमें से जो हमारा गलत ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। और सारे फैक्ट्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं, और सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतर्घाटी परियोजना है? मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की जो है वो अंतर्घाटी परियोजना है दोस्तों? तो ये चोरल सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा। चोरल सिंचाई परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश की जो है राज्य की प्रथम अंतर्घाटी परियोजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर। पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ कि इसकी जो ऊंचाई है धूपगढ़ चोटी की 1350 मीटर है। निम्न में से किस भाग में स्थित है? तो ये निम्न में से अगर हम लोग बात करें तो ये सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी में स्थित है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये सतपुड़ा की किस श्रेणी में स्थित है? तो ये महादेव श्रेणी में स्थित है, यानी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा, महादेव पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। या महादेव पर्वत भी आपको पूछ सकता है, या महादेव श्रेणी भी आपको पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो महादेव श्रेणी है ये किस के अंतर्गत आती है? तो ये पचमढ़ी तहसील के अंतर्गत आती है, पचमढ़ी तहसील के अंतर्गत आती है। और होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आती है, होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इस धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जितने भी मैंने आप लोगों को यानी 20 MCQs करवाए हैं, इनसे रिलेटेड आपको फैक्ट्स जितने भी बताइए सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जितने भी आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ सारे ही आप जो है ध्यान से नोट डाउन किया करिए, क्योंकि कन्फ्यूजन मत हुआ करिए, क्योंकि मैं जितने भी आप लोगों को MCQs करवाता हूँ सारे इंपॉर्टेंट से होते हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।